व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। जैसा कि आपने देखा कि व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात उधार बिक्री और देनदार और बीआर के बीच संबंध को व्यक्त करता है, उसी तरीके से व्यापारिक देय आवर्त अनुपात संबंध व्यक्त करेगा उधार क्रय और लेनदार और बीपी में। तो आइए बात करते हैं। यह अनुपात व्यवसाय के शुद्ध उधार क्रय और औसत व्यापारिक देयताओं के साथ संबंध स्थापित करता है, संबंध को बताता है। किस किस में बताता है? उधार क्रय और क्रेडिटर और बीपी, क्योंकि औसत व्यापारिक देयताओं से मतलब क्रेडिटर और बीपी से ही है। यह अनुपात बतलाता है कि क्रय के संबंध में व्यापारिक देयताओं का आवर्त कितनी बार हुआ है, यानी जो आपने उधार माल लेनदारों से खरीदा है तो कितनी बार आपने उन्हें भुगतान कर दिया है, इस बारे में ये बात करता है। इस जो अनुपात की गणना की जाएगी वो इस फॉर्मूले से की जाएगी, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में ऊपर रखा गया था नेट क्रेडिट सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रखा गया था, यहां पर नेट क्रेडिट परचेज को रखा गया। क्यों? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का कनेक्शन क्रेडिट सेल से होता है, जबकि ट्रेड पेबल का कनेक्शन क्रेडिट परचेज से होता है। तो इस फॉर्मूले को विशेष तौर पर ध्यान दें, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं इस अनुपात से संबंधित। जब उधार क्रय के बारे में सूचना उपलब्ध ना हो तो कुल क्रय को ही उधार क्रय मान लेना है। जैसा कि आपको सवाल में परचेज दी जाए लेकिन कैश परचेज ना दी जाए, तो ऐसी समस्या आएगी जब आपके साथ, तो आप बोलेंगे कि हमें तो सूत्र में क्रेडिट परचेज चाहिए, लेकिन जब नहीं है तो टोटल परचेज को ही आप क्रेडिट परचेज मान लें, यानी ऐसा मान लें कि पूरा क्रय ही उधार किया गया है। इस अनुपात की गणना हेतु लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन यानी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को लेनदारों में से घटाया नहीं जाएगा। जब आप कक्षा 11 में बैलेंस शीट बनाते थे तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को क्रेडिटर में से लेस कर दिखाया करते थे, लेकिन यहां पर जिस तरीके से आपको देनदार आवर्त अनुपात यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में भी बताया गया है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को आपको देनदारों में से नहीं घटाना है, इसी तरीके से जब आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो काउंट कर रहे हैं उस समय आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को नहीं घटाना है, यदि वो दिया जाए तो उसे इग्नोर करना है। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकाले जाएंगे? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि ट्रेड पेबल किससे मिलकर बनते हैं? क्रेडिटर और बीपी। यदि इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं तो दोनों को जोड़कर उसमें 2 से आपको डिवाइड करना है ताकि वो औसत में परिवर्तित हो जाए। इस अनुपात के महत्व की बात करें तो यह अनुपात क्या बताता है कि आप अपने लेनदारों को कितनी शीघ्रता से भुगतान कर रहे हैं। जितना ऊंचा होगा इसका मतलब यह होगा कि आप अपने लेनदारों को समय से भुगतान कर रहे हैं। इस अनुपात के माध्यम से फर्म द्वारा अपनी व्यापारिक देयताओं के भुगतान की गति प्रकट होती है, यानी यह प्रकट होता है कि यह अनुपात जितना ऊंचा है उतना ही अच्छा माना जाएगा। संस्था की साख के लिए यह अच्छा होगा कि संस्था का जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो है वो ऊंचा हो, क्योंकि ये इस बात का परिचायक है कि संस्था अपने लेनदारों से उधार माल क्रय करने के बाद उन्हें जल्दी से जल्दी भुगतान कर देती है यदि ये ऊंचा आ रहा है। तो यह अनुपात यह बतलाता है कि फर्म अपनी देयताओं का शीघ्र भुगतान कर रही है। यह फर्म की साख योग्यता को बढ़ाता है, यानी उसकी गुडविल में 4 चांद लगाता है यदि इसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो ऊंचा हो। जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। यदि प्रश्न में औसत भुगतान अवधि पूछी गई हो, जिस तरीके से आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में औसत वसूली अवधि यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड की गणना की थी कि आप कितने समय में अपने देनदारों से राशि वसूल करते हैं, इसी तरीके से यहां पर आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के साथ साथ औसत भुगतान अवधि की भी गणना करनी पड़ सकती है। और इसके फॉर्मूले बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो मूल फॉर्मूला है इसे आप उल्टा कर इंटू 365 या 12 कर दें, या फिर इसका जो उत्तर आ रहा है उस उत्तर का भाग आप 12 या 365 में दे दें। अगर आप 12 में भाग
भाग देंगे तो आपके द्वारा जो उत्तर निकलेगा उसके आगे आपको मंथ का प्रयोग करना है, क्योंकि इसका मतलब जो उत्तर आया है वो महीनों में आया है, और अगर आप 365 का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो दिनों में आएगा। फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से हैं, 12 या 365 में भाग दे दें, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का जो उत्तर निकल कर आए उसका भाग लगा दें तो भी वही वैल्यू आएगी, या फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले को रिवर्स कर दें, यानी एवरेज ट्रेड पेबल को ऊपर और नेट क्रेडिट परचेज को नीचे और 365 या 12 से गुणा कर दें। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो को समझने के लिए उदाहरण संख्या 16 की। निम्नलिखित आंकड़ों से व्यापारिक देय आवर्त अनुपात की गणना आपको करनी है। व्यापारिक देय आवर्त अनुपात यानी कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। उधार क्रय 16-17 के दौरान 12 लाख रुपए, 1/4/2016 को लेनदार 3 लाख रुपए, 1/4/2016 को देय विपत्र यानी बीपी 1 लाख रुपए, 31/3/17 को लेनदार 1,30,000 रुपए और 31/3/2017 को देय विपत्र 70,000 रुपए। इस प्रश्न में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो पूछा है, लेकिन साथ ही साथ हम एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालेंगे ताकि उसका कॉन्सेप्ट भी आपको इसके अंदर क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। उधार क्रय तो हमें दिया हुआ है, नेट क्रेडिट परचेज तो हमारे पास अवेलेबल है 12 लाख रुपए। अब केवल हमें गणना करनी है किस चीज की, एवरेज ट्रेड पेबल की, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बीपी को जोड़ना है, क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बीपी को जोड़कर ट्रेड पेबल में चेंज करना है और फिर दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो आइए, अगर मूल फॉर्मूले की बात करें तो मूल फॉर्मूला आपके पास है, नेट क्रेडिट परचेज हमें 12 लाख गिवन है, हमें कैलकुलेशन केवल किसकी करनी है, एवरेज ट्रेड पेबल की, और एवरेज ट्रेड पेबल के लिए आपको यह फॉर्मूला यूज करना होगा, क्रेडिटर इन द बिगिनिंग प्लस बिल्स पेबल इन द बिगिनिंग। तो क्रेडिटर इन द बिगिनिंग है 3 लाख, साथ ही साथ बिल्स पेबल इन द बिगिनिंग है 1 लाख प्लस क्रेडिटर एट द एंड 1,30,000 और बीपी एट द एंड जो है वो है आपके 70,000। अपॉन 2, और जब आप इसका योग लगाते हैं तो इसका योग आ रहा है 6 लाख रुपए। 6 लाख में जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज ट्रेड पेबल आता है 3 लाख रुपए। अब मूल फॉर्मूले में अगर वैल्यूज को आप पुटअप करें तो आपको नेट क्रेडिट परचेज दी गई है 12 लाख, और 12 लाख में आप एवरेज ट्रेड पेबल 3 लाख रुपए से डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 4 टाइम्स, यानी साल के दौरान आप अपने क्रेडिटर्स को, अपने ट्रेड पेबल्स को 4 टाइम्स पेमेंट कर देते हैं। 4 बार आप उन्हें रोकड़ में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें नकद का भुगतान कर देते हैं। यदि इसी प्रश्न में क्या पूछ लिया जाए, एवरेज पेमेंट पीरियड पूछ लिया जाए तो उसकी गणना कैसे की जाएगी। यदि उपरोक्त प्रश्न में औसत भुगतान अवधि पूछी गई है तो निम्न सूत्रों का प्रयोग कर उसे ज्ञात किया जाएगा। यहां पर आपका आंसर जो आया है वो 4 आया है, इसलिए 12 में 4 का भाग पूरा जा सकता है, इसलिए हम 365 की जगह 12 का ही प्रयोग करेंगे और यहां पर आंसर आएगा 3 मंथ, यानी कि आप 3 महीने के अंदर अंदर अपने लेनदारों को भुगतान कर देते हैं। और उसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला उसे उल्टा करना है। तो ट्रेड पेबल रेशो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहां पर एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज ट्रेड पेबल बटा नेट क्रेडिट परचेज इनटू 12, जैसा कि यहां पर है। तो 3 लाख रुपए एवरेज ट्रेड पेबल है, नेट क्रेडिट परचेज 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका आंसर फिर से 3 मंथ आता है। तो दोनों में से कोई एक सूत्र का प्रयोग करें और आपके उत्तर की गणना कर लें। उदाहरण संख्या 16 को समझने के बाद अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 17, जिसमें देनदार आवर्त, लेनदार आवर्त यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड सभी की बात की गई है। निम्नलिखित सूचनाओं से परिकलित करें।
व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, औसत वसूली अवधि यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड, व्यापारिक देय आवर्त अनुपात यानी कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और औसत भुगतान अवधि यानी कि एवरेज पेमेंट पीरियड। सूचनाएं कुछ इस तरीके से है। प्रचालन से आगम जिसे आप कहते हैं विक्रय, और विक्रय जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 8,75,000 रुपए। लेनदार यानी क्रेडिटर जो कि 90,000 है, प्राप्य पत्र 48,000 है, देय विपत्र 52,000 है, क्रय 4,20,000 है और देनदार आपको दिए गए हैं 59,000। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां अगर बात करूं स्टूडेंट्स तो हमारे पास कुल विक्रय यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,75,000 रुपए है, लेकिन हमारे पास कहीं पर भी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर किसी तरीके से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने की कोई सूचना नहीं है। जब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल नहीं है तो आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेंगे, यानी 8,75,000 ही काम लेंगे। दूसरी बात, यहां पर बीआर 48,000 दिया हुआ है और डेटर 59,000 दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों ही प्राप्य विपत्र और देनदार दोनों के ही अंतिम शेष है, प्रारंभिक शेष नहीं दे रखे हैं। और जब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल या स्टॉक टर्नओवर में क्लोजिंग स्टॉक के केवल क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए जाएं और ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए जाएं या किसी तरीके से उन्हें निकालना भी संभव ना हो, तो आप बिना औसत निकाले केवल क्लोजिंग बैलेंसेस को ही रख दे। तो यहां बात करना चाहेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इन्हें कैसे करेंगे वो देखिएगा। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,75,000 ही रखेंगे और साथ ही साथ हम यहां पर बीआर 48,000 और देनदार जो 59,000 है, इन दोनों को जोड़कर बिना 2 का भाग दिए ही रखेंगे। औसत नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि दोनों बैलेंसेस जो दिए गए हैं वो क्लोजिंग बैलेंस हैं, ओपनिंग नहीं है। आपका जो योग आ रहा है इनका वो आ रहा है 1,07,000 रुपए। तो यहां पर 1,07,000 का भाग आप दे दें 8,75,000 रुपए में, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये लगभग आता है 8.18 टाइम्स। साथ ही साथ हमने कुछ नोट पहले से इसमें लगाकर तैयार कर रखे हैं। प्रश्न में उधार विक्रय की सूचना नहीं है, अतः कुल विक्रय को ही उधार विक्रय माना जाए, जैसा कि हमने 8,75,000 को ही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना है। देनदार व प्राप्य पत्र का अंतिम शेष दिया गया है, अतः उनका योग रखा जाएगा, औसत नहीं निकाला जाएगा। दोनों ही बातें मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। अब बात करते हैं हम इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट निकालना है वो निकालना है औसत वसूली अवधि। औसत वसूली अवधि के 2 फॉर्मूले, या तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर आप 365 या 12 से गुणा कर दें, यानी कि फॉर्मूला होगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 365 या 12, या फिर जो आंसर आया है 8.18, इसको 365 में इस 8.18 का भाग दे दें। तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया है। अब 365 बटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो 365 में हम भाग देंगे 8.18 का, और जब आप इसे हल करते हैं तो लगभग दिनों की संख्या आ रही है 45 दिन, यानी 45 डेज। 45 दिन के अंदर अंदर आप अपने देनदारों से राशि वसूल कर लेते हैं, इसका मतलब यह है। तीसरे नंबर पर आपको जो गणना करनी है वो करनी है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। परचेज के नाम पर यहां पर 4,20,000 रुपए टोटल परचेज दी गई है। फिर वही बात, जब क्रेडिट परचेज निकालना संभव ना हो तो जो टोटल परचेज है उसे ही क्रेडिट परचेज मानेंगे। साथ ही साथ यहां बीपी 52,000 दिए गए हैं और क्रेडिटर 90,000 दिए गए हैं, लेकिन ये दोनों ही अंतिम शेष हैं। प्रारंभिक शेषों की कहीं सूचना नहीं
नहीं है इसलिए औसत नहीं निकालेंगे, बस केवल अंतिम शेषों को जोड़ कर रखेंगे। तो आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज आपको दी गई है 4,20,000 और अगर बात करें एवरेज ट्रेड पेबल की तो एक दिया गया है वैल्यू 90,000 और एक दिया गया है 52,000। दोनों का योग आता है 1,42,000। 2 का भाग नहीं देना है, औसत नहीं निकालना है। तो 4,20,000 में 1,42,000 का जब आप भाग देते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आती है 2.96 टाइम्स, यानी कि 2.96 बार आप अपने लेनदारों को भुगतान कर देंगे। नोट हमने इसके संबंध में फिर से वही लगाए हैं, प्रश्न में उधार क्रय की सूचना नहीं है, अतः कुल क्रय को ही उधार क्रय माना जाएगा। उधार क्रय आपको मानना है। लेनदार व देय विपत्र का अंतिम शेष दिया गया है, अतः उनका योग रखा जाएगा और औसत नहीं निकाला जाएगा, यानी औसत की गणना आपको नहीं करनी है। एवरेज पेमेंट पीरियड 365 में आप 2.96 का भाग दे देंगे, तो बिल्कुल आप ऐसा करें 365 भाग 2.96 और जब आपके उत्तर की बात की जाए तो इसका उत्तर लगभग आ रहा है 123 दिन, यानी 123 दिनों में आप अपने लेनदारों को भुगतान करते हैं। तो यहाँ दिनों में उत्तर क्यों आया ये पता है आपको, यहाँ पर 365 रखा गया, अगर आप 12 रखेंगे तो उत्तर महीनों में आएगा। लेकिन जब आपके टर्नओवर की वैल्यू कुछ इस तरीके की हो जो 12 में पूरी तरीके से डिवाइड ना होती हो तो आपको 365 रखना ही ज़्यादा उचित होगा। तो अब अगर हम बात करें क्रियाशीलता अनुपातों की तो उदाहरण संख्या हमने बात की थी 12 से लेकर और आज अब हम कर चुके हैं 17 उदाहरण तक, जिसमें हमने बात कर ली है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड और साथ ही साथ एवरेज पेमेंट पीरियड की। अब बाकी के कुछ कार्य जो आवर्त अनुपात है, क्रियाशीलता अनुपात जो बचे हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो अगला अनुपात आता है पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। इसका अर्थ क्या है? यह अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपात है जिसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आप पहले से जानते हैं, कई जगह हम यूज कर चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा दे या लायबिलिटी साइड से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज को जोड़ ले, दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना की जा सकती है। तो ये विनियोजित पूंजी और बिक्री के मध्य अथवा विनियोजित पूंजी तथा विक्रय किए गए माल की लागत के मध्य संबंध को प्रकट करता है। यानी इस विनियोजित पूंजी का या तो बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कनेक्शन निकाला जाता है। विनियोजित पूंजी का अर्थ कुल संपत्तियों के योग में से चालू दायित्वों को घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है उसे विनियोजित पूंजी कहते हैं। गणना का सूत्र है कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओब्लिग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर निकालेंगे, वो नहीं है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकालेंगे बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। आवर्त अनुपात है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आवर्त यानी विक्रय और स्थायी संपत्तियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यह अनुपात बेचे गए माल की लागत या विक्रय, बेचे गए माल की लागत या विक्रय में से कोई एक ले लेंगे और साथ ही साथ स्थायी संपत्तियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसकी गणना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऊपर रखा जाएगा और फिक्स असेट्स से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये कैलकुलेट होगा फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। इसके बाद अगर अगले आवर्त अनुपात की बात की जाए तो वो है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको कार्यशील पूंजी का अर्थ पता होना चाहिए। पिछले भागों में भी हमने कार्यशील पूंजी का अर्थ डिस्कस किया है। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है वो कार्यशील पूंजी है, यानी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो कार्यशील पूंजी का संबंध जब विक्रय या विक्रय की लागत से ज्ञात किया जाए तो वो होगा कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। इसका मतलब यह अनुपात भी बेचे गए माल की लागत या विक्रय और कार्यशील पूंजी के मध्य संबंध को व्यक्त करेगा। इसकी गणना कैसे की जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऊपर रखा जाएगा और वर्किंग कैपिटल का भाग दिया जाएगा। और वर्किंग कैपिटल की गणना कैसे की जाती है? वर्किंग कैपिटल की गणना की जाती है चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाकर, यानी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आवर्त अनुपातों को समझने के बाद इनके महत्व की बात करते हैं। निर्वचन एवं महत्व में अगर देखा जाए तो आपने 3 अनुपात और एक्स्ट्रा पढ़े, पूंजी आवर्त अनुपात, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात और साथ ही साथ कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। इन अनुपातों का क्या महत्व है? यह है अनुपात जितने ऊंचे होंगे उतने संस्था की लाभार्जन क्षमता और शोधन क्षमता की अच्छी स्थिति के घोतक होंगे। पूंजी आवर्त अनुपात, स्थायी परिसंपत्ति आवर्त अनुपात या फिर कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का उच्च होना पूंजी के कुशल उपयोग के द्वारा व्यवसाय की उच्च लाभार्जन क्षमता व प्रबंधकीय कुशलता को प्रदर्शित करता है। यानी ये अनुपात जितने ऊंचे आ रहे हैं उतना अच्छा होगा। इस अनुपात का ऊंचा होना संसाधनों के कुशलतम उपयोग को दर्शाता है। संस्था के जो भी संसाधन है उनका अच्छे से अच्छा उपयोग किया गया है, उनका अच्छे से अच्छा दोहन किया जा रहा है, अतः यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना अच्छा माना जाएगा। इन अनुपातों की प्रैक्टिस के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक में उदाहरण संख्या 18 दिया गया है, तो बात करते हैं उदाहरण संख्या 18 की। निम्नलिखित सूचना से निवल परिसंपत्ति आवर्त, स्थायी परिसंपत्ति आवर्त और कार्यशील पूंजी आवर्त, वो ही तीनों रेशो आपको निकालने हैं। निवल परिसंपत्ति का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, स्थायी परिसंपत्ति आवर्त फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो और कार्यशील पूंजी आवर्त यानी कि आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आपको एक बैलेंस शीट पूरी दी गई है जिसमें अगर हम बात करें तो अधिमान अंश पूंजी 4 लाख, समता अंश पूंजी 6 लाख, सामान्य आरक्षित यानी जनरल रिजर्व 1 लाख, लाभ एवं लाभानी विवरण का शेष 3 लाख, 15% ऋण पत्र 2 लाख, 14% ऋण 2 लाख, लेनदार 1,40,000, देय विपत्र 50,000 और बकाया व्यय 10,000। लाइबिलिटीज पक्ष में प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए है, मोटर कार 2 लाख, फर्नीचर 1 लाख, रहतिया यानी स्टॉक 1,80,000, देनदार 1,10,000 रुपए, बैंक 80,000 और रोकड़ दिया गया है 30,000 रुपए। अनुपात आपको कौन कौन से निकालने हैं? सबसे पहले बात की जा रही है निवल परिसंपत्ति आवर्त और यहां पर विक्रय आवर्त दिया गया है आपको 30 लाख रुपए। बिक्री जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 30 लाख रुपए की बिक्री और साथ ही साथ आपको दी गई है संपत्तियां और दायित्व और इनके आधार पर आपको इन तीनों अनुपातों की गणना करनी है। तो 30 लाख रुपए की बिक्री पर आपको इन तीनों अनुपातों की गणना करनी है। यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की कोई सूचना नहीं है, इसलिए इन तीनों आवर्त अनुपातों की गणना हम बिक्री पर ही करेंगे। तो पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें प्रश्न में दिया गया है जिसकी राशि है 30 लाख रुपए, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना हमें करनी होगी और कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना 2 तरीके से की जा सकती है। वो कैसे? आइए बात करते हैं। यहां पर आपको बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो करंट लायबिलिटीज को छोड़ दीजिए, बाकी सभी मदें जो होती हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। यानी कि आप प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, लाभानी विवरण का शेष, 15% डिबेंचर और 14% लोन को ले लेंगे तो इन सब का योग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड से आप पूरा टोटल ले लीजिए 20 लाख और उसमें से जो करंट लायबिलिटीज दे रखी है ये तीनों 2 लाख रुपए इन्हें घटा दीजिए तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर बता रहे हैं। शेयर कैपिटल दोनों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। तो शेयर कैपिटल कितनी कितनी दी गई है? इक्विटी शेयर 4 लाख है, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख है, इक्विटी शेयर आपको 6 लाख रुपए दी गई है। रिजर्व एंड सरप्लस के भी 2 शेष आपको दिए गए हैं। कौन कौन से? 1 लाख का जनरल रिजर्व, 3 लाख का पीएनएल। ये शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस तक ले चुके हैं। 15% डिबेंचर 2 लाख है और 14% लोन भी 2 लाख है। जब इन सब का योग आप लगाते हैं तो ये योग आ रहा है 18 लाख रुपए।
एक तरीका ये है। दूसरे तरीके से अगर आप निकालना चाहें तो असेट्स का योग आप देख रहे हैं 20 लाख रुपए है, उसमें से करंट लायबिलिटीज आपको 2 लाख रुपए दी गई हैं। कौन कौन सी? क्रेडिटर, बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे घटा दीजिए। असेट्स का योग जो कि है 20 लाख रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए घटा दीजिए तो भी ये आता है 18 लाख रुपए। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके से आपको गणना करनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें 30 लाख रुपए दिया गया है और 18 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमने कैलकुलेट किया है। जब आप इसे हल करते हैं तो आपका उत्तर आता है 1.67 टाइम्स, यानी कि लगभग 1.67 गुना आपकी बिक्री है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड से। अगला अनुपात इन्होंने पूछा है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड असेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 30 लाख रुपए दिया गया है, लेकिन फिक्स्ड असेट्स वो चिट्ठे को देखकर पता लगेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी एक फिक्स्ड असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एक फिक्स्ड असेट्स है, मोटर कार भी एक फिक्स्ड असेट्स है और फर्नीचर भी एक फिक्स्ड असेट्स है। तो इनकी वैल्यूज को ले लीजिए 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, मोटर कार 2 लाख और फर्नीचर 1 लाख। जब आप इन सब का योग लगाते हैं तो ये योग आता है 16 लाख रुपए। 16 लाख का इसमें भाग लगा दीजिए और जब आप 30 लाख में 16 लाख का भाग देते हैं तो ये आता है 1.88 टाइम्स, यानी कि लगभग 1.88 गुना। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टूडेंट्स आपको 30 लाख रुपए दिया गया है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की बात करें तो उसे कैलकुलेट करना होगा। और अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं वर्किंग कैपिटल में, तो वर्किंग कैपिटल की गणना होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और दिए गए प्रश्न में करंट असेट्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगी कि करंट असेट्स दी गई हैं 4 लाख, जबकि करंट लायबिलिटीज उनका मूल्य है 2 लाख। तो वर्किंग कैपिटल होगी 2 लाख और जब 30 लाख में आप 2 लाख का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 15 टाइम्स, यानी कि 15 गुना। इसी के साथ टर्नओवर रेशियोज पूरे होते हैं। हम आज के भाग में क्रियाशीलता अनुपातों को पूरा कर चुके हैं। धन्यवाद।